दिन से तबीयत खराब है, कई दिनों से बहुत बुखार आ रहा है, खांसी हो रही है, बलगम आ रहा है, नजले खांसी की दवा दे दीजिए। अच्छा रुकिए, मैं आपको ऐसी नजले खांसी की दवा लाकर दूंगा कि आप 2 घंटे में ठीक हो जाएंगी आपकी अम्मी। ठीक है, रुकिए अभी लाता हूँ, लीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं 2 दिन बाद क्या असर लाता है। अगली बार इसको भेजिए। जी मोहतरमा कैसी? डॉक्टर साहब हमारी अम्मी की तबीयत बहुत खराब है। दिखाइए। बुखार भी आ रहा है? बहुत ज़्यादा बुखार आ रहा है, बहुत खांसी हो रही है, तबीयत ही नहीं संभल रही मेरी। कोई दवा खाई थी क्या इन्होंने पहले? अरे वो नीले पत्ते वाली दवाई खिला दी थी, कल में रखी थी, तो पहले तो उसमें सुधार हो जाता था, अब तबीयत ही नहीं ठीक हो रही है। कौन से नीले पत्ते वाली दवाई? और पास वाले अंकल की दुकान से एक दवाई लाके खिलाया। रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। कौन सी दवाई खिलाई? दिखाइए। देखिए डॉक्टर साहब, यही दवाई थी। अरे आपने बिना डॉक्टर की सलाह के इनको कोई भी दवा पास की दुकान से लाके खिला दी, और जो दवा घर पे रखी थी पहले वाली बीमारी में जो आपने खिलाई थी वही फिर से खिला दी। ये एंटीबायोटिक है और इनको तो वायरल बीमारी हुई है, तभी तो इनकी सेहत संभल कर नहीं दे रही। जब वायरल बीमारी होती है वो वायरस से होती है, उसमें अगर आप एंटीबायोटिक खाएंगे तो वो वायरस के ऊपर लाभदायक नहीं है, और ऐसे ही कभी भी दवा उठाकर खा ली तो एंटीबायोटिक हमारे शरीर को रेजिस्टेंट बना देती है। कल को अब आपको बैक्टीरियल बीमारी होगी तो उस पर हो सकता है ये आप पर असर ना करे। अरे डॉक्टर साहब, हमसे बड़ी गलती हो गई। तभी तो कहते हैं बिना डॉक्टर की सलाह के कभी दवा न खाएं। तो जैसा कि आप सबने देखा कि बिना डॉक्टर की सलाह की दवा लेने से सेहत पर कितना बुरा असर होता है। जैसे कि माँ ने एंटीबायोटिक दवा ले ली थी, लेकिन उसको तो वायरल हुआ था, इसलिए डॉक्टर की सलाह के बगैर दवा ना खाएं। अब अगर आज के बाद कोई भी अगर उसे बैक्टीरिया से बीमारी होती है तो वो दवा बिल्कुल भी असर नहीं करेगी। तो आप लोगों से गुजारिश है कि कोई भी दवा बिना डॉक्टर की सलाह लिए बगैर ना खाएं। और एक बात, जब बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या कुछ कीटाणु पर दवाओं का असर होना बंद हो जाता है तो उसे एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहते हैं। और इसी एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से सिर्फ टीबी ही नहीं बल्कि टीबी जैसी कई बीमारियों का इलाज करना मुश्किल हो रहा है, और हम सबको और कई लोग इस बीमारियों का कारण बन रहे हैं, और कई लोग इन दवाइयों के दुरुपयोग की वजह से मौत का कारण बन रहे हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि छोटी से छोटी समस्या के लिए भी दवाइयों का सेवन डॉक्टर की सलाह से करें और अपने आप को इस एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस से बचाए रखें। धन्यवाद। बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई खाता है इंसान, रेजिस्टेंस होगा, बीमारी बढ़ेगी, चली जाएगी जान। अब मैं प्रोफेसर असदुल्ला खान सर को यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगी ताकि वो आएँ और हमें एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में जानकारी दें। सर आप कृपया करके अपना स्थान ग्रहण करें। पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कॉलेज ऑफ नर्सिंग का, प्रिंसिपल मैम और सारे स्टाफ का, और ख़ास तौर से इन स्टूडेंट्स का, बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स का, जिन्होंने इतना अच्छा नाटक प्ले किया और जिसमें ये पूरा मैसेज दिया कि कैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस फैलता है और कैसे हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को रोकें। असल में ये सारे प्रोग्राम वर्ल्ड वाइड जो स्टार्ट हैं, बेसिकली ये प्रोग्राम एक डीबीटी प्रोजेक्ट है बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में मेरे, उसके साथ उसके अंडर में, और हमने कॉलेज ऑफ नर्सिंग के कोलैबोरेशन से ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है। और इस प्रोग्राम का मेन पर्पस और मकसद ये है कि किस तरह जनरल पब्लिक में हम अवेयरनेस को उजागर करें। मेरी बात करने से ज़्यादा अच्छा डिस्प्ले और नाटक इन बच्चों ने किया, तो उससे पूरा मैसेज चला गया एक आम पब्लिक के पास। और अब हमारी जिम्मेदारी है जो हम समझे यहाँ इसको आगे प्रोपोगेट करें, फैलाएँ, ताकि
ताकि मैसेज पूरी दुनिया में फैल जाए। जिस तरह आपको याद होगा पिछले 4 साल पहले 1920 में जो कोविड की वेव आई और कोविड में डॉक्टर्स ने एक वैक्सीन हम लोग को लगाया, हम लोग ने वैक्सीन लगवाए और उससे हमारी इम्यूनिटी डेवलप हुई और कोविड कंट्रोल हो गया। कोविड गया नहीं है, कोविड अभी भी है। वायरस एक तरह से जो एग्जिस्ट करता है, जो वायरस इमर्ज हो जाता है, उसके साथ म्यूटेशन होकर नए नए वेरिएंट्स बनते हैं। वायरस जो है खत्म नहीं होता। कोई दुनिया में ऐसी दवा, कोई दुनिया में ऐसी पावर आज की डेट में नहीं है मेरे अपने नॉलेज के एतबार से जो वायरस को खत्म कर दे, कंप्लीट एरेडिकेट कर दे। आपने पोलियो एरेडिकेट कर दिया, आपने बहुत सारी बीमारी एरेडिकेट कर दी, चिकन पॉक्स एरेडिकेट, लेकिन वायरस एरेडिकेट नहीं हुआ। उसकी बायोलॉजी को मैं नहीं जाऊँगा सब साइड में। तो कोविड एग्जिस्ट कर, लेकिन कोविड अब हो नहीं रहा है। उसका रीज़न क्या है? मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वैक्सीनेटेड है। अब आप कहेंगे सब जो वैक्सीनेटेड नहीं उनको तो होना चाहिए। तो यहाँ बेसिकली जो मेन पॉइंट है वो ये है, उसको समझिए जैसे स्प्रेड, ट्रांसमिशन। इसी तरह एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो कोविड से ज़्यादा खतरनाक है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कोविड से ज़्यादा खतरनाक है। कोविड इतना खतरनाक नहीं है। क्यों? कोविड इसलिए खतरनाक नहीं है कि कोविड का बारे में हमें मालूम है, इसका बीमार करने वाला एक वायरस है, एक वायरस। उसको हम अगर पकड़ लें, कंट्रोल कर लें तो कोविड कंट्रोल हो जाएगा। वैक्सीन लगा लें, कोविड कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का कुछ पता नहीं किस दरवाजे से घुस रहा है। देयर आर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ एंट्रीज टू एंटर द एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस नाउ। अभी जैसे हमने देखा हमारा सुपर बग घूम रहा था यहाँ, तो दिस इज हाउ द बैक्टीरिया आर मूविंग अराउंड इन द एनवायरमेंट। और नाउ इट इज अ टाइम ऑफ वन हेल्थ, सो वी हैव टू कंट्रोल द एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन फ्रॉम zoonotic to human. Poultry stumps are one of the major reservoirs for the antibiotics. उसके अलावा सीवेज वाटर इज अनदर रिजर्वायर फॉर द एंटीबायोटिक्स। और इसके अलावा जितनी भी इन्वायरमेंटल सेटिंग हम जितनी भी इन्वायरमेंटल सेटिंग्स हमारी हैं वो सारे स्प्रेड करने के, तो अगर हम उन स्प्रेड को कंट्रोल करते हैं तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हमारा कंट्रोल होता है। अब जैसे हमारे अभी बच्चों ने ये करके दिखाया नाटक, उसमें एक साफ मैसेज दिया कि 3 चीज़ों में हम अगर हम अमल करते हैं या उसको इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ में करते हैं तो एक तो दवा ज़्यादा न खाएं, छोटी मोटी बीमारी में दवा न खाएं। दूसरा ये कि दवा जो खाएं वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से खाएं। तीसरा जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे 6 महीने 9 महीने 1 हफ्ते 2 हफ्ते उसको कंप्लाई करें, वो पूरे दिन खाएं। ये नहीं 2 दिन खा के हम बढ़िया हो गए, बढ़िया फील कर रहे हैं, हमने दवा छोड़ी नहीं, दवा पूरा खाना है। 5 मिनट है भैया। तो दवा को कंप्लाई करना है, दवा पूरी खाना है, डॉक्टर की सलाह बनकर से दवा लेना है, उससे जाके काउंटर से दवा नहीं लेना ना, और दवा को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरा इसका पहलू, दूसरा एस्पेक्ट ये है कि अगर हम हाइजीन पे कंट्रोल करें और क्लीननेस अराउंड विसिनिटी हम रखें, जहाँ हम रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं, हमारा खाना पीना, तो उससे क्या होगा, हम इन्फेक्शन को जैसे कहा स्प्रेड कट ऑफ चेक पॉइंट हो जाएगा, वहाँ हम स्प्रेड करने से रोक लेंगे। जब इन्फेक्शन ही नहीं होगा तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आम पब्लिक के लिए कि टीबी इतनी बुरी बीमारी नहीं है, टीबी कंट्रोल हो सकती है, लेकिन अगर रेजिस्टेंस डेवलप हो गया, जनरल रेजिस्टेंस हमारी बॉडी में डेवलप हो गया, जिसमें XRD, MRD, MDR या 10 ड्रग रेजिस्टेंस अगर डेवलप हो गया, तो उस कंडीशन में अगर हमारे जितना हम गिर गए यहाँ उतने में कोई सी राश आ गई या हमारे की जख्म हो गया, गुंड हो गया, तो वो ट्रीट नहीं होगा और वो बढ़ता रहेगा, बैक्टीरिया हो और अल्टीमेटली वो या तो पैर काटना पड़ेगा, हाथ काटना पड़ेगा या इंसान को कहने। तो ये ज़्यादा नहीं है। और एक चीज़ और बता दूँ, अगले 2050 में ये इलेक्शन है WHO का, CDC का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है,
जो टेस्ट होंगी वो 10 बिलियन टेस्ट होंगी हर साल सिर्फ AMR एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की फॉर्म में, जबकि कैंसर की सिर्फ 8.5 मिलियन टेस्ट होंगी। और कोविड की वजह से ये डेटा 2014 का है। कोविड की वजह से ये डेटा ये फिगर्स ऑफ कम आ गए। 2050 is quite fast. It may attain even before 2050 as the 40. Third point, the last point there, I not take much time. By 2030, World Bank की रिपोर्ट है कि करीब 2.4 करोड़ 24 मिलियन लोग दुनिया में पावर्टी लाइन गरीबी की रेखा के नीचे आ रहे हैं, सिर्फ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस और दवाओं के गलत इस्तेमाल के लिए। 24 मिलियन बहुत होता है दुनिया में, एंड दैट फिगर गोज ऑन। तो इसलिए हमको भाई अपने चीज़ों को अभी डॉक्टर ने दिखाया पेपर नाटक के जरिए हमें कंट्रोल करना है, दवाओं का इस्तेमाल कम करना है, अपनी सफाई सुथराई रखना है, इन्फेक्शन को होने से कंट्रोल करना है, और जो दवा लें तो अच्छे डॉक्टर फिजिशियन के मशवरे से लेना है, काउंटर से दवा नहीं लेना है। ये चीज़ को हमें रोकना है, जाके फार्मेसी कहते हैं हमें पेट की दर्द की दवा दे दो, खांसी की दवा दे दो, तो वो कोई डॉक्टर नहीं जो उसमें दवाओं का मिसयूज़ होगा, ओवर यूज़ होगा और रेजिस्टेंस डेवलप होगा। इतना मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ऑल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम तक इतनी महत्वपूर्ण सूचना दी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। न हुआ बैक्टीरिया पर वार तो होगा हर व्यक्ति बीमार, बिना परामर्श लिए एंटीबायोटिक बार बार, फिर एंटीबायोटिक होगी बेअसरदार। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा कार्यक्रम अपना समाप्ति की ओर बढ़ चुका है, तो मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी। सर्वप्रथम मैं अपनी कॉलेज की प्रधानाचार्य प्रोफेसर डॉक्टर फरहा आज़मी मैम का धन्यवाद करना चाहूँगी, जिनके योगदान से ये नुक्कड़ नाटक संभव होता है। फिर मैं धन्यवाद करना चाहूँगी यहाँ उपस्थित सभी लोगों का, हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स का, हमारी नर्सिंग टीचर्स का, जिन्होंने हमें उत्साहित किया, और यहाँ मौजूद सभी लोगों का जिन्होंने इस नुक्कड़ नाटक में हिस्सा लेकर इसे मुकम्मल बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे साथियों का, जिन्होंने इतनी खूबसूरती से अपने पात्र निभाए। मैं उम्मीद करती हूँ हम आगे भी ऐसे ही लोगों को जागरूक करते रहेंगे। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय। Assalamu alaikum and good morning to everybody. We organized this week. It was very informative information Dr. Professor S.S. Saab gave. So I hope this information you will utilize in the hospital, in the clinical side and bedside, and you will convey this message to the students as well as to the patients. और मैं सभी कहना चाहती हूँ कि आप लोग और सुन रहे हैं यहाँ पर, और भी लोग हैं जो पेशेंट के रिलेटिव है, हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी दवा, कोई भी मेडिसिन इस तरह से ना खाएं अपनी मर्जी से। हमेशा डॉक्टर के पास जाएं और प्रॉपर तरीके से सही सलाह से दवाई खाएं, वरना वो दवाई आपका असर करना खत्म कर देगी और आगे की जो दवाइयाँ आपको मिलेंगी उसमें आपका कोई भी बॉडी काम नहीं करेगी, सिस्टम के अगेंस्ट रहना। तो इसीलिए ये जो एक नुक्कड़ नाटक तैयार किया गया था, आप लोगों की जस्ट इसीलिए किया गया था कि आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दी जाए। हमारे नर्सिंग कॉलेज और बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की कोलैबोरेशन से ये तैयार किया गया है। पूरा वीक हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, एंड आई थैंक्स टू द प्रोफेसर साहब, उन्होंने बहुत अच्छा हम लोगों को एक मौका दिया हम लोग साथ काम कर सके, और आगे भी इंशाल्लाह हम वी विल वर्क टुगेदर फॉर द बेस्ट एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स एज वेल एज द नर्सिंग केयर। And I hope, and I thank to the OPD in charge and the staff nurses or those who are working over here. So thank you, Madam Khazana, Madam. Okay, thank you, my dear students. You just कहना चाहिए कि my employee का आप लोग की performance हमेशा रहती है. So keep it up. And I think you all are very specialized in this type of therapies and all. Okay, hope you and आप लोग जूनियर लर्न, ठीक है, आप लोग सीखिए और अपने जो आपके सीनियर से जूनियर को सीखना है, और आगे भी आप लोगों को इस तरह से नाटक कन्वे करना है कम्युनिटी में। वैनेवर आप लोग कहीं भी जाएँ, कभी भी जाएँ, तो अपनी बात को आप लोग कैन गिव एंड यू कैन जस्ट इन्फॉर्म, यू कैन कन्वे द मैसेज इन्फॉर्म इन द टर्म्स ऑफ हेल्थ इन्फॉर्मेशन और द हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम। जहाँ तक हो सके आप लोग अपनी बात को हर एक इंसान तक पहुँचाइए, हर एक जन तक पहुँचाइए, ताकि आपकी बात उन तक पहुँच सके और वो आपकी बात पर अमल कर सके। जानना और अमल करना में बहुत ज़्यादा फर्क होता है, तो बेहतर है आप लोग एज ए स्टूडेंट नर्स
आपका कंट्रीब्यूशन हॉस्पिटल साइड में इतना होगा कि सारे लोग तो काम कर रहे हैं, लेकिन मेन इम्पॉर्टेंट आपका जो काम है वो है अपनी बात को सारे लोगों तक पहुंचाना। और काश उसमें से 100 लोगों तक अगर आपकी बात पहुंची है और 100 में से 10 लोगों ने भी आपका इम्प्लीमेंट किया है, अपनी उसकी आपकी बात को अमल में लाए हैं, तो ये भी एक सत्ता है जारिया की लिस्ट में आता है। तो इंशाल्लाह आप लोग अच्छा करेंगे और बेहतर करेंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ इन्फॉर्मेशन और हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कीजिए लोगों को, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।